नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम हरियाणा चुनाव पर अपनी खास सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हरियाणा के चुनाव के बारे में हर रोज बात करा करेंगे और एक एनालिसिस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज इस चरण में हम पहली जो हमारी सीट, पहला जो जिला है जिसकी राजनीति के बारे में बात करेंगे, वो है सोनीपत। और सोनीपत में आप सबको पता है कि 6 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। और एक हिसाब से दिल्ली से जब हरियाणा की तरफ चलते हैं हम जरनैली सड़क पर, जीटी रोड पर, तो पहला जिला सोनीपत ही आता है। सर, सोनीपत से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अनिल आर्य जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अनिल आर्य जी। कुलदीप जर्नलिस्ट हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं, और दोनों ही सोनीपत जिले से आते हैं। मैं सोनीपत के पास लगते जिले झज्जर से आता हूं। तो सर, शुरुआत करते हैं। जब जैसे ही दिल्ली से सोनीपत में एंटर करते हैं, पहली सीट पड़ती है राई राई विधानसभा सीट। तो राई विधानसभा सीट से पिछली बार कांग्रेस थोड़े मार्जिन से हार गई थी, और मोहनलाल बड़ोली जो आज के टाइम पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि उन्होंने कभी अपने सरनेम हटा के अपने गांव का नाम इसलिए लगाया होगा ताकि जातिवाद को दूर किया जा सके, लेकिन आज उनको अपने नाम के आगे अपनी जाति लिखनी पड़ रही है। पंडित मोहनलाल बड़ोली हो गए हैं। तो राय विधानसभा सीट का, अब पहले तो आप ये बताइए कि कौन कौन टिकटार्थी हैं कांग्रेस और बीजेपी से। और कुलदीप, ये जानकारी आप पहले देंगे कि कौन कौन टिकट मांग रहे हैं राय से, और फिर राय का जो गणित है वो अनिल आर्य जी बताएंगे। मनदीप जी नमस्कार। सबसे पहले मैं अगर राय की बात बताऊं तो, क्योंकि राय में मोहनलाल बड़ोली जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो उन्हीं को टिकट मिलेगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास है। और बीजेपी की तरफ से मुझे कोई ऐसा प्रचार करता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है कि जो बीजेपी की टिकट मांग रहा हो बीजेपी से, वहां से राय से। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से तो मोहनलाल बड़ोली की टिकट पक्की है। तो दूसरे जो नेता वो इस तरीके की जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में जो वहां से जयतीर्थ दहिया है, जो पहले एमएलए रहे हैं, वो कांग्रेस के दावेदार है और पहले भी एमएलए रहे, तो इस वजह से भी उनके चांस ज्यादा है टिकट मिलने के। उसके अलावा कुछ कार्यकर्ता हो रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के वहां से टिकट मांग रहे हैं, जैसे अनंत दहिया है, श्रीमती ज्योति दहिया है। और ऐसी अगर हम फहरिस्त देखेंगे जो पीछे कुछ दिनों कांग्रेस ने जो एप्लीकेंट मांगे थे, तो उनमें टोटल 38 एप्लीकेंट है जो कांग्रेस की तरफ से, जिन्होंने ये दावा किया कि हमें राय से उन्होंने फॉर्म फिल किया है। तो कांग्रेस में मुझे लग रहा है कि जो टिकटार्थी होंगे, जिसको टिकट मिलने के सबसे ज्यादा चांस है, वो जयतीर्थ दहिया है, और बीजेपी से मोहनलाल बड़ोली है। तो दोबारा से इन दोनों के बीच में हमें लगता है कि टक्कर देखने को मिलेगी, अगर मैं राय की बात करूं तो। अनिल आर्य जी, आपका क्या विश्लेषण है? पिछली बार कांग्रेस हार गई थी, उससे पहले सिर्फ 2-3 वोटों से ही राय की सीट जीती गई थी 2014 के इलेक्शन में, तब हमें याद है। तो थोड़ा राय के बारे में बताइए, आपका क्या आकलन है? क्या मोहनलाल बड़ोली अपनी खुद की सीट बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये भी बताइएगा। पुनिया जी, अब की बार का जो यहाँ गणित है, डेमोग्राफी जो है वो काफी चेंज हो रखी है। काफी नई नई वोट यहाँ पर बनाई गई हैं, जिसमें प्रवासी वोटर्स की काफी सारी वोट खासकर कुंडली के इलाके में बनी है, जो कि बेसिकली सरकारी वोटर माना जाता है। आज के दिन वो बीजेपी का है, उनके ऊपर सरकार का प्रभाव ज्यादा रहता है जो प्रवासी हैं। बाकी यहाँ जो दहिया गोत्र काफी मायने रखता है। मैडम जो गहलोत हैं, कृष्णा गहलोत जो है, वो भी यहाँ अच्छी टिकटार्थी हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। वो दोनों के ऊपर ही दाव हो उनका कि वो चाहे कांग्रेस से लड़े चाहे बीजेपी से लड़े। मुझे लगता है कि ये सीट जो है ये प्रवासी वोटर्स के कारण थोड़ी सी नेक टू नेक फाइट में आ गई है। हालांकि बीजेपी का काफी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है यहाँ पे, बावजूद इसके, लेकिन प्रवासी वोटर्स प्लस ब्राह्मण वोटर्स प्लस राजपूत वोटर्स प्लस बैकवर्ड वोटर्स के कारण ये सीट मैं मुकाबले में मानता हूं। आज के दिन बड़ा नेक टू नेक फाइट होगा। टिकट जो है कांग्रेस की किन को होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जयतीर्थ दहिया जी का निजी प्रभाव काफी ज्यादा है, लेकिन एज फैक्टर भी है उनके ऊपर। मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस टिकट चेंज कर सकती है और किसी ऐसे चेहरे को लेके आएगी जो मुकाबला कर सके। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा जी की बहुत गुड बुक में है, पुराने रिलेशन है जयतीर्थ दहिया जी के परिवार के साथ, लेकिन अगर चेंज करते हैं तो बीजेपी को यहाँ हराया जा सकता है। अदरवाइज इस सीट के ऊपर जो एज है वो आज के दिन बीजेपी का ही है। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं, और अगली सीट सोनीपत शहर की है। तो पिछली बार कांग्रेस के खाते में गई थी।
कुलदीप, अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार जिस हिसाब से कांग्रेस ने जो मेयर बनाया उसको भी बीजेपी अपने पाले में खींच के ले गई, तो सोनीपत को ऐसे आरएसएस का ओल्ड स्कूल भी माना जाता है, हिंदू कॉलेज से लेकर, और 10 चीजें सोनीपत में ही हैं इनका। तो एक हिसाब से क्या लग रहा है कि सोनीपत में अपने गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी कुछ बदलाव करेगी? किसको टिकट देगी? क्या कविता जैन को भी मिल रही है? और क्या समीकरण आप सोनीपत के देख रहे हैं टिकटों के देखो मामले में? सोनीपत सीट की अगर हम बात करें तो सच में आपने सही कहा, जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस समय पे भी काफी बड़ा मार्जिन मिला था बीजेपी को सोनीपत की जो सीट थी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और कांग्रेस के जो मेयर थे निखिल मदान वो बीजेपी में आ गए हैं। और क्योंकि ये रहता है कि अगर जो कोई नेता होता है उसको टिकट अगर ये लगता है कि इस पार्टी में मुझे नहीं मिलेगी तो पार्टी जहां उसको आशा होती है वो वहां चला जाता है। तो अब की बार जो बीजेपी की तरफ से जो कुछ नाम आ रहे हैं टिकट प्रार्थी में, तो सबसे पहले निखिल मदान का नाम आ रहा है, दूसरा राजीव जैन या कविता जैन में से किसी को भी टिकट मिल सकते हैं इन दोनों में से। उसके बाद जो देवीदास जो यहाँ से पहले एमएलए रह चुके हैं 3 बार, तो उनके जो तरुण देवीदास है उनकी फैमिली के जो है, तो वो भी अब की बार जो है कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसके पास बाद हम अगर योगेश पाल अरोड़ा देखें तो वो भी बीजेपी की तरफ से टिकट मांग रहे हैं अब की बार। उसके बाद ललित बत्रा, ये 5-6 नाम है जो बीजेपी की तरफ से अब की बार सोनीपत को लेकर टिकट मांग रहे हैं। तो सबसे जो अभी चर्चा में है, जो आम लोग हैं उनकी भी चर्चा में नाम है, सबसे ज्यादा निखिल मदान का नाम है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो जो यहाँ से सीटिंग एमएलए है सुरेंद्र पवार, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से शायद उन्हीं को दोबारा टिकट मिलेगी। और वो अभी जेल में है तो उनकी फैमिली प्रचार प्रसार कर रही है, उनकी फैमिली के जो मेंबर है। सोनीपत की बात करें, वैसे तो सोनीपत से जो कांग्रेस की तरफ से टिकट मांगी है वो लगभग 13 नाम है। उनमें से अगर मैं बात करूं तो जो कमल दीवान है उन्होंने भी सोनीपत में कांग्रेस की तरफ से टिकट मांगी है। इसी तरीके से कृष्ण लाल पांचाल है, उन्होंने भी कांग्रेस की तरफ से टिकट मांगी है। लेकिन जो मुझे लगता है वो सुरेंद्र पवार की टिकट यहाँ से शायद उन्हीं को मिलेगी क्योंकि वो सीटिंग एमएलए है। और ये तो 4-5 नाम है। अनिल जी, क्या आपको लग रहा है कि सोनीपत विधानसभा सीट का क्या समीकरण रहेगा? पिछली बार तो कांग्रेस बाजी मार गई थी एक हिसाब से आरएसएस के 100 साल पुराने किले में, मतलब हरियाणा में सबसे पहले आरएसएस ने कहीं काम किया था तो सोनीपत में किया था, और वहीं पे ही कांग्रेस बाजी मार गई थी। पुण्यमंदी भाई, आरएसएस का तो बस वैसे ही नाम चढ़ा रखा है। कोई हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रभाव कभी आरएसएस का न, तो 100 साल की तो बात बहुत दूर की है। ये तो बहुत थोड़े लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके पार्टीशन के दौरान आए थे उन्होंने थोड़ा सा प्रभाव किया, यहाँ किया है। ज्यादा प्रभाव नहीं रहा है, आर्य समाज का प्रभाव रहा है इस क्षेत्र में। और जैसे ब्राह्मण भाइयों की हम बात करें तो वो जब मलाई खानी होती है तो गोट ब्राह्मण मलाई खाते हैं, लेकिन जब काउंटिंग करने की बात होती है तो डाकोत वगैरह ये सब कुछ जितनी ब्राह्मणों की सब कास्ट है वो सबको काउंट कर लेते हैं। यही थ्योरी जो है आरएसएस की है। जब इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होती है तो ये जितने हिंदू संगठन होते हैं आरएसएस वगैरह के साथ आर्य समाज है, फलाना ढिमकाना, ये सबको काउंट कर लेते हैं, राधा स्वामी, इन सबको। और जब काम मलाई खाने की बात होती है तो फिर ये प्योर संगठन, कोई पद देना होता है तो उसमें आ जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रभाव, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आरएसएस का कभी भी हरियाणा में रहा है, ना ही सोनीपत में रहा है। हाँ, सोनीपत में शाखाएं वगैरह पुराने समय से लगाते आ रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा प्रभाव क्षेत्र प्रभाव भाई पॉलिटिकली प्रभाव रहा हो ऐसी कोई बात नहीं मेरे जहन में नहीं है अभी तक, ना मेरी जानकारी में है। रही बात पिछली बार जो है बहुत ज्यादा प्रभाव कांग्रेस का नहीं था, एंटी इनकम्बेंसी थी, खासकर राजीव जैन जी के प्रति। उनका व्यवहार जो है वो 2 बार एमएलए बनने के बाद में काफी चेंज हो गया था, खासकर जब मंत्री रही है कविता जैन जी तो वो कहनी नहीं चाहिए, घर से भी परेशान हो गए थे और बाहर के लोगों से भी परेशान हो गए थे। दूसरी बात, पवार जी जो है उनके प्रति सहमति थी और उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ था, तो मैं उस जीत को भी निजी तौर पर कैंडिडेट की जीत मानता हूं और दूसरे कैंडिडेट की हार मानता हूं। पार्टीगत उस नजरिए से देखें तो आज के दिन भी यहाँ बीजेपी का प्रभाव ज्यादा था, पिछली बार भी बीजेपी का प्रभाव ज्यादा था। कोई बहुत ज्यादा प्रभाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या कांग्रेस का नहीं है। जो वोट कभी मूल रूप से परंपरागत रूप से कांग्रेस का रहा है वही वोट आज बीजेपी में ट्रांसफर हो गया इस क्षेत्र में। तो ये इसी इलाके में ये दूसरी सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी ठीक ठाक मुकाबले में है और कैंडिडेट का चयन अगर सही रहा तो यहाँ नेक टू नेक फाइट होगी, चाहे वो पवार जी लड़े, चाहे उधर से कविता जैन जी लड़े या कोई नया कैंडिडेट। निखिल मैदान बहुत मजबूत कैंडिडेट साबित हो सकते हैं यहाँ पे बीजेपी के नजरिए से, और कांग्रेस के नजरिए से पवार साहब काफी मजबूत हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, लोगों के साथ रीच अच्छी है
और जो एक कमल दीवान जो नाम लिया था अभी कुलदीप जी ने, वो देवराज दीवान जी के बेटे हैं, वहां से 2 बार एमएलए रहे हैं, 91 में और 96 के आसपास जो है 2 बार विधायक यहाँ से रह चुके हैं और होटल व्यवसायी हैं उनके हैं। पैसा है, खूब खर्च किया जा सकता है, तो पैसा भी आज के दिन चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कांग्रेस के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। मुकाबला यहाँ नेक टू नेक होगा, एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की, लेकिन प्रभाव क्षेत्र वाली सीट है। और हम आगे बढ़े तो आगे खरखोदा में करोड़ों के किले हो गए हैं, अभी 5-5 करोड़ का किला बिक रहा है और आईएमटी बन रही है, मारुति उद्योग आ गया है, तो अब की बार खरखोदा के इलेक्शन में पैसा खूब बहेगा ऐसा कहा जा रहा है। रिजर्व सीट है और कांग्रेस ने बाजी मारी थी, अब की बार क्या लग रहा है? कुलदीप ये बताइए कि बीजेपी क्या कांग्रेस टिकट काट के किसी और को देगी, और बीजेपी से कौन कौन टिकटार्थी हैं, ये थोड़ा एक बार दोनों टिकटों वाले का बता दीजिए। कांग्रेस की तरफ से अगर हम उनके एप्लीकेंट देखें तो 54 लोगों ने कांग्रेस की तरफ से टिकट मांगी है खरखोदा से, जो रिजर्व सीट है। और ये इसलिए भी ज्यादा हम देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ जो जयवीर सिंह है वो एमएलए सीटिंग एमएलए है, उनके प्रति थोड़ी नाराजगी है लोगों में कि वो काम वाम लोगों का ज्यादा करते नहीं है, तो इसलिए ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि कांग्रेस किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ टिकट दे। लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लास्ट में जाके दोबारा से जो है ना कि जयवीर सिंह यहाँ से दोबारा से टिकट ले आएंगे। और कांग्रेस में अगर हम बाकी देखें जो और भी टिकट मांग रहे हैं, जैसे मनोज बागड़ी है जो चेयरमैन है डिपार्टमेंट और एचपीसीसी के हैं, उसके बाद हम तनवीर सिंह है जो एडवोकेट है, विजयपाल खटक है, भूप सिंह है, ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है जो 54 लोगों की है जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ टिकट मांग रही है। अगर बीजेपी की बात करूं तो मैं बीजेपी के लिए ये हमेशा से मुश्किल सीट रही है। अगर लोकसभा की देखें, पिछले चुनाव का विश्लेषण करें तो हम खरखोदा, बड़ौदा और गुहाना ये 3 विधानसभा सीट थी जहां से लीड में थी कांग्रेस काफी ज्यादा से, और गन्नौर, राई और सोनीपत ये वो सीट थी जहां से बीजेपी लीड में थी। तो यहाँ से कांग्रेस की बहुत इजी सीट है ये, और कांग्रेस शायद मुझे लग रहा है कि जयवीर सिंह को ही टिकट देगी। दूसरा जो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से यहाँ जो पवन खरखोदा है उसका नाम चला हुआ है, क्योंकि वो पहले दूसरी पार्टी में थे, बाद में बीजेपी में अभी आए हैं। उनको क्योंकि वो उनको कांग्रेस में आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि जयवीर को ही बार बार टिकट मिल रही है। दूसरा यहाँ मीना नरवाल है, वो भी लिस्ट में है कि उनको भी टिकट मिल सकती है। प्रीतम खोखर है, ऐसे 2-3 नाम हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी की तरफ से पवन खरखोदा का जो नाम है या मीना नरवाल है, इन दोनों का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो ये टिकटार्थी मुझे लग रहा है कि खरखोदा से होंगे, और खरखोदा की जो सीट है वो कांग्रेस के लिए काफी इजी सीट है, इतनी ज्यादा टफ फाइट हमें नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा अनिल जी, आपका क्या विश्लेषण है? वैसे तो जयवीर वाल्मीकि को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि वाल्मीकि समाज के इकलौते विधायक के तौर पर उनको प्रोजेक्ट भी किया गया है और वाल्मीकि समाज की वोटें भी कांग्रेस चाहेगी, तो आपका क्या विश्लेषण है खरखोदा? मैं कुलदीप जी के सारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये कांग्रेस के प्रभाव क्षेत्र की सीट है और बड़ा रीजन ये है कि ग्रामीण बहुल सीट कही जा सकती है। खरखोदा जो खुद में एक कस्बा है, उसको भी हम एक प्रकार से यही कह सकते हैं कि गांव जैसा ही है। अभी अब ये कस्बे के रूप में कन्वर्ट हुआ है और जमीन के रेट बढ़ गए क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ घोषणा करी थी कि मारुति का ये लेके आएंगे। हालांकि कोई बहुत ज्यादा काम अभी तक उस विषय पर नहीं हुआ है, लेकिन रोड्स की कनेक्टिविटी हो गई है, एक इंडस्ट्रियल जोन बन गया है, जिस वजह से एक जमीनों के रेट बढ़े हैं। मुझे लगता है कि और भूपेंद्र हुड्डा की ससुराल भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, तो नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कुछ बड़े गांव के गोत्र विशेष की कि भाई यहाँ से तो उनके कैंडिडेट को जिता के भेजना ही भेजना है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद में जब 2009 में टिकट वितरण किया था, तो उसमें या 2005 में भी जहां उनकी चली थी, कुछ ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया था जिनकी उनके फादर साहब के साथ बहुत अच्छी बनती थी, जिन परिवारों की। तो उनमें से जो कंसर्न विधायक हैं, इनको बॉम्बे से बुला के टिकट दी गई थी कि आ जाओ भाई, आपको टिकट हम देते हैं। और मुझे लगता है कि टिकट कटनी बड़ी मुश्किल सी काम है। लोगों ने विधायक को टिकट वोट ही नहीं दे रहे हैं। लोग मुख्यमंत्री के सिप के नाम पर या एंटी बीजेपी के नाम पर वोट यहाँ पड़ रही है इस क्षेत्र में। हमारे लड़कों ने यहाँ सैंपल किया था अभी रिसेंटली, तो कांग्रेस के प्रभाव क्षेत्र की सीट है, कैंडिडेट कोई बहुत ज्यादा मायने ही नहीं रखता है। तो मैं इनकी बात, कुलदीप जी की बात से सहमत हूँ कि कैंडिडेट की या मौजूदा विधायक की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी से कहीं ज्यादा, लेकिन बीजेपी की विरोध है, बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, खासकर जाट और शेड्यूल कास्ट।
अच्छा, तो हम मान के चल रहे हैं कि जैसे जिस हिसाब से राई और सोनीपत नेक टू नेक फाइट वाला था, तो ये कांग्रेस के लिए फेवरेबल है। तो हम बिल्कुल। इसको हाँ, कांग्रेस के लिए फेवर। अच्छा, गन्नौर की बात करते हैं। गन्नौर कुलदीप की गृह सीट भी है। तो गन्नौर के बारे में मैं कुलदीप आपसे जानना चाहूंगा। हालांकि कांग्रेस से आपके नाम राशि कुलदीप शर्मा पिछली बार हार गए थे, तो अब की बार बताइए कि आपके नाम राशि दोबारा टिकट भी पा पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम कांग्रेस की ओर से भी चल रहे हैं। और बीजेपी से क्या आपको लग रहा है कि कौन-कौन किस किस्म की दौड़ है? मनदीप जी, गन्नौर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने ठीक कहा और मेरा इसलिए भी वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो गन्नौर का ऐसा रहा है कि जो पिछले अगर हम लोग विधानसभा चुनाव को देखें तो पहले जितेंद्र सिंह हुआ करते थे, वहाँ से 2 बार रहे हैं। उसके बाद कुलदीप शर्मा 2009 में और 2014 के जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे वहाँ से जीत के आए थे। और 2019 का जो विधानसभा चुनाव था वहाँ से बीजेपी से जो निर्मल चौधरी है, जो निर्मल रानी के नाम से जो ऑफिशियली जो उनका नाम है, तो वो उन्होंने टिकट मिली थी बीजेपी से और वो पिछले 2 चुनाव लड़ती हुई आ रही थी। तो एक सिंपैथी भी थी उनसे कि भई ये काफ़ी चुनाव हो गए, जीत नहीं पा रही है। और कुलदीप शर्मा जो अब की बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अगर पहला मैं नाम लूँ तो गन्नौर से कुलदीप शर्मा का ही नाम आ रहा है दोबारा से कि उनको कांग्रेस की टिकट मिलेगी। हालाँकि ये बात अलग है कि बहुत सारे लोकसभा चुनाव को लेकर या पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर जो कंट्रोवर्सी रही है कुलदीप शर्मा को लेकर कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिलवाई या नहीं दिलवाई, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कोई दूसरा नाम बड़ा अभी है नहीं जो फाइट में, क्योंकि यहाँ क्या है कि दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो देवेंद्र सिंह कादयान सबसे मजबूत अब की बार कैंडिडेट है, क्योंकि पिछली बार भी उनको टिकट नहीं मिली थी और वो पिछले 5 सालों से लगातार जो है ना कि अपने क्षेत्र में गाँव में जाते हैं, लोगों के सुख-दुःख में इस तरीके से वो काफ़ी एक्टिव है गन्नौर में अगर हम देखेंगे। तो मुझे लगता है बीजेपी की तरफ से वैसे तो बीजेपी की तरफ से जो देवेंद्र कौशिक है, जो रमेश कौशिक के भाई है, वो भी टिकट माँग रहे हैं और जो निर्मल है और शायद वो भी प्रचार कर रही है। जब मैं उसकी उनकी सोशल मीडिया को सर्व कर रहा था तो वहाँ वो भी टिकट माँगेगी। और दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है देवेंद्र कादयान यहाँ से टिकट ले आएँगे बड़ी आसानी से। दूसरा भी कांग्रेस जो टिकट देगी वो कुलदीप शर्मा को ही देगी, क्योंकि वो नॉन जाट कैंडिडेट है और देवेंद्र जो कादयान है वो जाट कैंडिडेट है। तो ये माना जा रहा है कि गन्नौर में जो जाट वोटर्स है वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा और जो नॉन जाट है वो उस तरीके से जो जाट कैंडिडेट है उसको वोट नहीं करेगा। तो ये सीट फँसी हुई है एक तरीके से, कांग्रेस के लिए ईज़ी सीट नहीं है। देवेंद्र कादयान ने बहुत काम किया है पिछले 5 सालों से। यहाँ अगर हम देखें तो गन्नौर में और भी कुछ नाम है, जैसे राजेश पुरखासिया जो पहलवान है उसका भी नाम कांग्रेस है। उनके बैनर हम देखेंगे तो उन पे जो कुमारी शैलजा उसका फोटो है और जो कुलदीप शर्मा है वो अलग जो हुड्डा गुट के माने जाते हैं, तो वो भी टिकट माँग रहे हैं यहाँ से। जो कमलेश पांचाल जो एडवोकेट है वो भी टिकट माँग रही है। तो ऐसे 13 जो 19 नाम है सॉरी कांग्रेस की तरफ से जो टिकट माँग रहे हैं और बीजेपी में मुझे लगता है कि 2-3 ही नाम बहुत होंगे। सबसे पहले देवेंद्र कादयान, दूसरे नंबर पे जो आजाद सिंह नेहरा है और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो देवेंद्र कौशिक जो रमेश कौशिक के भाई है और फिर निर्मल चौधरी जो है वो दोबारा से टिकट माँग रही है। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी तो शायद देवेंद्र कादयान को टिकट देगी और कांग्रेस दोबारा से कुलदीप शर्मा को टिकट देगी। कोई ऐड करना हो अनिल जी इनकी बात में, कुलदीप की गृह सीट के बारे में? मनदीप जी, यहाँ जो है ना बिल्कुल सही कहा है कुलदीप जी ने। सही विश्लेषण किया है। कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए। यहाँ कैंडिडेट बीजेपी का जो जीटी रोड से दूसरी साइड का जमुना साइड का जो इलाका है वहाँ जो टेम्परेचर है वो बीजेपी का है। और बीजेपी जो की तरफ इधर है जाट लैंड का इधर का है गन्नौर से इधर का जो इलाका है ये कांग्रेस के प्रभाव का है। लेकिन इन लोगों का जो कैंडिडेट का चयन है, अगर कांग्रेस की टिकट पर यहाँ देवेंद्र कादयान हो तो तो 50,000 बिल्कुल से जीत 50,000 से वो जीत जाएंगे। दोपहर तक ही जीत जाएँगे, 12 बजे ही जीत जाएँगे। एग्जैक्टली यहाँ कैंडिडेट्स ने कुलदीप शर्मा ने यहाँ कोई काम नहीं किया है और पिछले काफ़ी कुछ समय नाराज़गी है से उनके प्रति। कुछ समय से लेकर उनके शाब्दिक नाराजगी भी है। पॉलिटिकल आदमी इस तरह की नाराजगी मोल लेते नहीं है, लेकिन उनके प्रति यहाँ शब्द जो चयन उनका रहता है लोगों के प्रति या जनसभाओं में भी वो लोगों के आज के दिन पसंद का नहीं है। जबकि देवेंद्र कादयान ने देवा फाउंडेशन के माध्यम से या दूसरे चीजों के माध्यम से, चाहे कोचिंग की बात है, फिर मतलब 20-25 योजनाएं एम्बुलेंस चला रखी है, 50 योजनाएं हो सकती हैं जो हमारे जहन में भी ना आई हो, जो इन्होंने शुरू कर रखी है। और ये पिछले 5 साल से नहीं और ज्यादा समय से ठीक इसी काम पे लगे हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस के पास यहाँ मजबूत प्रत्याशी, हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान
पता लगा था कि निर्मल रानी जो है उन्होंने बीजेपी की मदद की है, कुलदीप ने भी बीजेपी की मदद की है, और निर्मल रानी जो है वो कांग्रेस से टिकट मांग रही हैं। हुड्डा साहब से उनकी बातचीत भी हो गई है, एक ऑडियो भी वायरल इनका उनके हस्बैंड का हुआ था। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ सबसे मजबूत जो प्रत्याशी है वो देवेंद्र कादयान ही है। अगर टिकट कटती है तो वो कांग्रेस की साइड से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पिछली बार भी उनकी ट्राई थी इस बात को लेकर। अब की बार कांग्रेस के पास यहाँ मजबूत कैंडिडेट नहीं है, कुलदीप शर्मा मजबूत नहीं है। और अगर कुलदीप को टिकट होती है तो जितेंद्र मलिक जी जो यहाँ से सांसद भी रहे हैं, और उनका 3 पीढ़ी का, हरियाणा में 10-12 परिवार ऐसे हैं जो 3 पीढ़ी से राजनीति जिनकी विनिंग की रही है, ये उस परिवार से बिलोंग करते हैं, अच्छा खासा इनका प्रभाव है, ये भी देवेंद्र की मदद करेंगे। तो मुझे लगता है अच्छा कि कैंडिडेट का चयन यहाँ काफी महत्वपूर्ण होगा, और मैं यहाँ देवेंद्र कादयान अगर प्रत्याशी होते हैं तो बीजेपी को क्लियर ये सीट में दे रहा हूँ। अच्छा, गन्नौर की और 2 सीटें बच गई, दोनों को थोड़ा रूरल टच माना जाता है। बड़ौदा तो कंप्लीटली रूरल विधानसभा सीट मानी जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र की इकलौती अगर कोई ऐसी सीट बतानी हो जिसमें कोई शहर ही ना हो तो बड़ौदा ही है। बड़ौदा में कोई शहर नहीं है, सारे गांव के सारे ठेठ गांव हैं। और जो पहलवान है योगेश्वर दत्त, ओलंपिक मेडलिस्ट, उनको दोसर जो हरियाणवी शब्द है जिसको 2 बार यानी कि तीसर होता है 3 बार। तो क्या आपको क्या लग रहा है, 2 सर तो पहलवान जी को कर दिया हरा के, क्या इस बार 30 सर उनका दे देंगे इस इलाके के लोग, क्योंकि बड़ौदा रूरल सीट और जिस हिसाब से चीजें हैं। और कुलदीप एक बार आप कैंडिडेट का बता दीजिए, क्योंकि यहाँ से इंदिराज भालू की टिकट कटने का बहुत चर्चा है कि कांग्रेस टिकट बदलेगी, और ये भी चर्चा है कि शायद योगेश्वर दत्त को टिकट ना मिले। तो ये अगर आप बता पाए बीजेपी और कांग्रेस से कौन टिकट मांग रहा है। मनदीप जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी ये चर्चा है योगेश्वर दत्त को लेकर, क्योंकि पिछले 2 चुनाव वो वहां से लड़ चुके हैं बड़ौदा से। तो बीजेपी ने पहले ये दाव लगाया था कि नॉन जाट कैंडिडेट को हम लेके आएंगे, हो सकता है कि जो नॉन जाट वोट है वो कंसोलिडेट हो जाए। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ तो किसान आंदोलन का इतना ज्यादा प्रभाव था, और मोर देन 50% अगर मैं कहूँ तो, अगर मैं ठीक हूँ तो डाटा में यहाँ जाट वोट्स है बड़ौदा की बात करें तो। इसमें योगेश्वर दत्त अब की बार जो मुझे लग रहा है, योगेश्वर दत्त का नाम दोनों जगह चल रहा है, लेकिन गोहाना में सबसे ज्यादा चल रहा है कि अब की बार वो गोहाना से टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और हो सकता है कि वो तो बीजेपी आने वाले समय में हम पता चलेगा, हो सकता है दोबारा से बड़ौदा को दे दे। लेकिन जो इंदुराज भालू है, सीटिंग एमएलए है, उनका नाम यहाँ से दोबारा से, क्योंकि मुझे लग रहा है हुड्डा फैमिली है, चाहे एक ही सबसे ज्यादा अगर टिकट उनका जो है तो वो इंदुराज भालू को ही मिले। दूसरा जो यहाँ से अगर हम बात करें कि जो टोटल टिकट मांगे हैं यहाँ से 31 लोगों ने कांग्रेस की तरफ से टिकट मांगे। दूसरे नंबर पे जो लिस्ट में नाम है वो रोहित चौधरी है, कर्नल रोहित चौधरी है, जो चेयरमैन भी है एआईसीसी के, एक्स सर्विसमैन के, वो दूसरा नाम उनका। उसके अलावा अगर हम देखें तो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल, जो बाई इलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, बाद में माना गया कि वो भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर उन्होंने नॉमिनेशन वापस लिया, और कांग्रेस को उन्होंने बाई इलेक्शन में मदद की थी, और इंदुराज भालू वहां से एमएलए बने थे। तो अब की बार डॉक्टर कपूर नरवाल, इंदुराज भालू और कर्नल रोहित चौधरी, ये 3 नाम है, इनमें से शायद किसी को एक को टिकट मिले। और दूसरा जो बीजेपी की तरफ से यहाँ से अब की बार भूपेंद्र मलिक का नाम सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि योगेश्वर दत्त ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उनको अब की बार गोहाना से टिकट दे। तो यहाँ से, क्योंकि अब की बार लग रहा है कि बड़ौदा से बीजेपी 2 बार जो है ना कि यहाँ से हार चुकी है, तो वो अब की बार जाट कैंडिडेट के सामने जाट कैंडिडेट ही उतारना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भूपेंद्र मलिक हुआ या जो नरवाल है कथुरा से, उनको टिकट मिल जाए। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ से बताता हूँ, जैसे ही कांग्रेस की टिकट पक्की होगी तो ये भी हो सकता है कि जिस टिकटार्थी को यहाँ से कांग्रेस को टिकट नहीं मिली, चाहे वो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल हो या कोई और कैंडिडेट हो, तो बीजेपी उन पे दाव खेल सकती है, उनको टिकट दे सकती है यहाँ से बड़ौदा से। अच्छा, तो अनिल जी आपका कोई विश्लेषण इसको लेकर कोई बात आपकी। पूर्ण रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव क्षेत्र की सीट है, किसी को भी विधायक बनाने की क्षमता रखते हैं। बाई इलेक्शन में जहां तक बीजेपी के पास एक अच्छा मौका था भूपेंद्र मलिक के रूप में यहां से विधायक बनाने का, लेकिन बीजेपी ने जाट नॉन जाट का एजेंडा सेट करने के लिए एक सेलिब्रिटी ब्राह्मण को यहां हराना उचित समझा। मैं अगर सही हूं तो सारी बीजेपी ने यहाँ चुनाव जीतने के लिए अभिनय किया, चुनाव जीतने के लिए कोई कंक्रीट काम नहीं किया। सरकार होते हुए, सारे संसाधन होते हुए सिर्फ ये दिखावा किया गया कि हम चुनाव जीतना चाहते हैं, दिखा रहे थे सिर्फ। कोई ऐसा काम नहीं किया इन्होंने कि योगेश्वर दत्त चुनाव जीत जाए। एक पूरे हरियाणा में और उत्तर भारत में मैसेज देना चाहते थे कि भाई जाट जो हैं इतने वो हैं कि अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए एक सेलिब्रिटी ब्राह्मण को भी हरा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। रही बात इस चुनाव की भी, बहुत ज्यादा बीजेपी के पक्ष का सिस्टम नहीं है। बीजेपी
बीजेपी को इन जाट बहुल क्षेत्रों में जीत या मुकाबले में आने के लिए भी जाटों का लगभग 15 से 20% वोट लेना होगा। मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज जिस तरह का माहौल इन्होंने खुद क्रिएट कर लिया है या माहौल क्रिएट हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। कैंडिडेट कोई ऐसा होगा जो जाटों की 15 से 20% वोट लेगा तो मुकाबले में आ पाएगा, अदरवाइज यहाँ कांग्रेस को स्पष्ट क्लियर जीत नजर आ रही है। कैंडिडेट कोई भी हो को बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बालू भी जीत रहा है, रोहित चौधरी भी जीत रहे हैं और कपूर सिंह नरवाल का मजबूत है, वो भी जीत रहे हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है। वो तो इन्होंने चयन करना है कि किसके लिए करेंगे। जी, गोहाना, कुलदीप गोहाना के बारे में आप कह रहे थे कि योगेश्वर दत्त गोहाना जा सकते हैं। गोहाना से कांग्रेस में भी एक बगावत है, कह रहे हैं कि जो पुराने एमएलए हैं वो बुजुर्ग हो गए हैं। एक सोशल मीडिया स्टार हैं हर्ष चिक्कारा, तो हर्ष चिक्कारा हर्ष चिक्कारा गोहाना गए हुए हैं और वो लगातार प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस से जो एमएलए हैं वो तो बूढ़े हो गए हैं, लोगों को नमस्ते नहीं बुलाते, नहीं करते। मैं इतनी लड़कियों का ब्याह करवा चुका हूँ, भात भर चुका हूँ, मेरे को वोट दो, मैं ऊपर से टिकट ले आऊंगा, मेरी ऊपर बात हो गई है। तो ये कांग्रेस से बात आ रही है। बीजेपी से तीर्थ राणा पिछली बार चुनाव लड़े थे लेकिन खेत रहे। अब की बार भी आप जैसे योगेश्वर का नाम ले रहे हो, तीर्थ राणा भी मांग ही रहे होंगे गोहाना से। तो क्या लग रहा है? और ये भी कहा जाता है कि तीर्थ राणा और योगेश्वर दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों दोस्त है लंगोटिया। तो क्या लंगोटिया दोस्तों की आपस में लंगोटियां फटेंगी या फिर किसको आप मान रहे हैं टिकटों के मामले में? देखो मनदीप जी, गोहाना की सीट में अगर हम बात करें, अगर यहाँ जातीय समीकरण देखें तो सैनियों के भी बहुत ज्यादा वोट है, यहाँ ओबीसी वोट है, एससी वोट है। तो बड़ौदा की तरह ये मतलब उस तरीके से सेफ सीट नहीं है। हालांकि यहाँ सीटिंग एमएलए जो जगबीर सिंह मलिक है वो है, और उसको लेकर हालांकि वो ये दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या बाकी जगह कि मुझे टिकट मिलेगी, मेरी टिकट कैसे कट सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हर्ष चिक्कारा है, जो सेलिब्रिटी है, सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपना काम करके जो लोगों में गए, चाहे वो शादियां करवाई हो, वो फंड रेज करके जो अपना काम करते हैं, तो वो टिकट मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि मैं दिल्ली जाता हूँ तो दिल्ली से मेरी टिकट पक्की है। तो हर्ष चिक्कारा भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। तो अगर हम बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में कुल 47 कैंडिडेट है जिन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी है। सॉरी, गोहाना से 47 कैंडिडेट है जिन्होंने टिकट मांगी है। तो उसमें अगर हम बात करें तो हर्ष चिक्कारा भी है, जगबीर सिंह मलिक भी है, अनिल सैनी भी है, विंग कमांडर सुरेंद्र पाल गौड़ भी है। तो ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है। और गोहाना की सीट पे अगर जो इस लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन जिसका नाम चल रहा है, दिव्यांशु बुद्धिराजा, जिन्होंने करनाल से इलेक्शन लड़ा था अब की बार लोकसभा का, तो उनकी भी चर्चा हो सकता है क्योंकि वो गोहाना से ही बिलोंग करते हैं। हो सकता है उनको भी जो है कि कांग्रेस टिकट दे सकती है। तो मलिक साहब, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये दिव्यांशु बुद्धिराजा, उसके बाद हम बात करते हैं चिक्कारा, और इनमें से किसी एक को टिकट। और मुझे लगता है, जो पर्सनली लगता है कि कांग्रेस जो है कि जो नए सेलिब्रिटी होते हैं, जो नए उभरते चेहरे होते हैं, वो लास्ट तक बहुत कैंडिडेट को ये दिलासा दे रहते हैं कि हम आपको टिकट देंगे, वो उनके लिए प्रचार प्रसार खूब करते हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि हर्ष चिक्कारा को कांग्रेस यहाँ से टिकट देगी, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें कांग्रेस की तो उसमें इस तरीके की चीजें नहीं दिखती है। और बीजेपी की तरफ से जो आप कह रहे थे कि यहाँ से योगेश्वर दत्त, जिसे जो मैंने पहले भी बताया, वो काफी ट्राई कर रहे हैं। तीर्थ राणा यहाँ से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी यहाँ से पूरी ट्राई कर रहे हैं। और एक और नाम अगर मैं बात कहूँ तो विकास दहिया है, वो भी यहाँ से काफी ट्राई कर रहे हैं कि उनको जो है ना कि गोहाना से टिकट मिले। हो सकता है कि यहाँ से कुछ कयास ये लगाए जा रहे हैं, हालांकि वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। ये भी कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जो अभी मुख्यमंत्री है बीजेपी के, वो भी शायद गोहाना से लड़ सकते हैं, क्योंकि करनाल की जो सीट है वो कह रहे हैं कि अब की बार उनके लिए सेफ नहीं मानी जा रही। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग, एक सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, तो उसमें इनका भी नाम आ रहा है। तो ऐसे 4-5 नाम ही है, योगेश्वर दत्त, तीर्थ राणा और जो विकास दहिया और नायब सिंह सैनी, 4-5 नाम है जो गोहाना से बीजेपी की तरफ से है। और कांग्रेस की तरफ से जो मैंने आपको बताया है कि नाम जो जगबीर सिंह मलिक है, अनूप मलिक, दिव्यांशु बुद्धिराजा, ये नाम है। और मैं एक बात और ऐड करूं, सॉरी, एक बात और मैं ऐड कर देना चाह रहा हूँ। गोहाना का जो लास्ट टाइम का इलेक्शन हुआ था तो उसमें राजकुमार सैनी का भी बहुत बड़ा नाम हुआ था, उन्होंने जितनी वोट यहाँ से हासिल की थी। तो जो लोकतंत्र, जो सुरक्षा पार्टी है, वो भी अगर हम यहाँ कैंडिडेट उतारेगी तो कांग्रेस के लिए इतना इजी या बीजेपी के लिए इतना इजी नहीं होगा यहाँ से चुनाव जीतना।
जी, अनिल जी कुछ इसमें आप ऐड करना चाहें कोई बात गोवाना की? आप तो तब से हाँ, पत्रकारिता कर रहे हैं जब से एक हाँ, बताइए जी। मेरी मेरी अपनी सीट है, मेरा गांव इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और हुँ, पिछली बार बीजेपी का प्रयोग यहाँ असफल रहा था। उन्होंने इनडायरेक्ट वे से यहाँ राजकुमार सैनी की मदद करने की कोशिश की थी। दो मजबूत दूसरा जो है एक जाट कैंडिडेट उतारा था हमारे पास के गांव से, बिल्कुल विधानसभा के हुँ, मध्य में से। और यहाँ खुद नरेंद्र मोदी जी उनकी मदद करने के लिए आए थे, मोहाना में रैली करके गए थे प्राइम मिनिस्टर। बावजूद उसके यहाँ कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बल्कि हमारी टीम यहाँ घर पे रुकी हुई थी। मेरे फादर साहब भी कह रहे थे मुझे कि क्या कह रहे थे तुम, यहाँ कांग्रेस जीतेगी? बोला 8वें 9वें राउंड तक तो सैनी साहब आगे थे, मगर रुको आप तो 10वें राउंड तक इंतजार करें आप। तो यहाँ अब की बार कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में बीजेपी नहीं है। पिछली बार कर चुकी है कि नायब सैनी यहाँ के पंगा मोल लें। बहुत सेफ सीट है करनाल मेरी नज़र में। दूसरी सेफ सीट लाडवा है। उन्हें कोई जरूरत नहीं है सीट बदलने की। करनाल सबसे सीट है, सेफ है। वो पूरे हरियाणा में घूमेंगे, या चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर जी की रहेगी। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे। कांग्रेस के पास कोई अच्छा कैंडिडेट भी वहाँ करनाल में नहीं है। दूसरी बात, यहाँ कांग्रेस के नजरिए से कैंडिडेट जो है वो निश्चित तौर पर एज फैक्टर में आ रहे हैं, जगबीर मलिक जी। और चर्चाएं ये थी कि वो अपने बेटे की टिकट मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ कई मजबूत कैंडिडेट हैं। एक बात और भी हमें मंदीप भाई सोचनी होगी, यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बेहतर जानते हैं कि क्षेत्र में गोत्र फैक्टर जो है वो काफी प्रभाव रखता है। अगर 40-42 गांव जो है वो मलिकों के बड़ौदा में है, और इतने ही गांव, लगभग इतनी वोट जो है थोड़ी सी कम 1000-2000 गोहाना में है, तो कॉम्बिनेशन ये रहता है हुड्डा साहब का कि एक जगह से मलिक उतारा जाए और एक जगह से नॉन मलिक जाट उतारा जाए। तो यहाँ मुझे लगता है कि मलिक को टिकट दी जा सकती है किसी को भी, चाहे वो जगबीर ना हो। अगर यहाँ से किसी नॉन मलिक को दी जाएगी तो निश्चित तौर पर बालू की टिकट कट के वहाँ किसी मलिक को दी जाएगी, भैंसवाल से, जो बड़े गांव से बिलोंग करता हो। तीसरा बड़ा फैक्टर इस क्षेत्र का ये है कि 2014 में हमारे गांव के, हमारे परिवार के जयसिंह ठेकेदार को टिकट दी गई थी, और अब उनके पास अगर टिकट रहती तो 20 से 25 हजार वोटों से बीजेपी की टिकट पर जीत जाते। अब की बार उनके बेटे जो है वो टिकट मांग रहे हैं और काफी मजबूत साबित होंगे। जो हमारी सड़क की जो आसपास के गाँव की वोट है वो ले सकते हैं। वीरेंद्र सिंह है, बार के प्रधान है गोहाना के, दूसरी बार लगातार रहे हैं। तो मुकाबला जो है यहाँ वही है स्थिति कि गोहाना की और सैनियों की वोट को, अगर सैनी कैंडिडेट आता है तो सैनी उनको वोट करेंगे। अगर बीजेपी का कोई अदर कैंडिडेट आता है तो फिर गोहाना के सैनियों में बहुत ज्यादा नायब सैनी का या दूसरे का प्रभाव नहीं, हालांकि मैक्सिमम वोट उन्हीं को जाएगा। लेकिन ये एग्रीकल्चरिस्ट भी है, मजबूत हैं, ट्रैक्टरों की कई फैक्ट्रियां हैं इनके पास, मतलब वो प्योर एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, राजनीतिक डिजायर भी रखते हैं अपनी। और यहाँ से पहले भी एक सैनी एमएलए रहे हैं जो बाहर के रहे हैं, अब इनकी खुद की भी डिजायर हो रखी है कि हमारे लोकल को टिकट दो। तो ये वही स्थिति है जो जाटों से या खासकर शेड्यूल कास्ट से 12-15% वोट लेके जाएगा। जो बड़ौदा में और खरखोदा में 20% की स्थिति थी, यहाँ 12 से 15% की है कि जो इनमें से वोट लेगा वो विन रह सकता है। मेरी नजर में आज के दिन ये सीट जो है ये कांग्रेस के नजरिए की है, और कांग्रेस को मैं इस सीट पर एज देता हूँ। कोई भी कैंडिडेट आ जाए, जी। जब तक बीजेपी को यहाँ जीतने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे, विशेष रणनीति बढ़ानी होगी, अदरवाइज ये सीट कांग्रेस को जाएगी। जी, तो सोनीपत की 6 सीटों का विश्लेषण हुआ, जिनमें से अब मोटा-मोटा ये निकल कर आया कि 3 सीटों पर मुकाबला है और 3 सीटें कांग्रेस के फेवर में जा रही हैं। तो यानी कि कांग्रेस तो एक हिसाब से एज कांग्रेस की यहाँ पे दिख रही है। तो एक ये चीज निकल कर आ रही है सोनीपत को लेकर। अगर आपकी कोई राय है, आपके कोई बातचीत है, तो जितने दर्शक हमें देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट लिखिएगा। मेरे हिसाब से एक जो टिकटार्थियों का और हल्के का इस सोनीपत जिले के सभी 6 हलकों का एक मोटा विश्लेषण आप तक पहुंच गया होगा। देखने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया अनिल जी और कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंदिर। थैंक यू भाई। जी।